हाय गाइस, दिस इज़ तन्वी एंड आज का टॉपिक है एज ऑफ रेवोल्यूशंस, जो एक सब टॉपिक है राइज ऑफ नेशनलिज्म के अंडर। तो हमने लास्ट चैप्टर में कंजर्वेटिज्म के बारे में पढ़ा था। तो अब ये जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स थे, दे ट्राइड टू कीप द पावर टू देमसेल्व्स। सो उन लोग सारा पावर अपने पास रखने की कोशिश में लगे हुए थे। तो लोगों को वो ऑब्वियसली पसंद नहीं आ रहा था, तो दे स्टार्टेड फाइटिंग बैक। एंड हाउ डिड दे स्टार्ट फाइटिंग बैक? उन लोगों ने क्या किया कि लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को अपना हथियार बनाकर लड़ने की कोशिश की, और बहुत सारे रीजन्स यूरोप में रेवोल्यूशंस ने टेक प्लेस किया। फर्स्ट रेवोल्यूशन ने जुलाई 1830 को टेक प्लेस किया और फ्रांस में किया। जो बर्बन किंग्स थे उन्हें पावर में ला दिया गया था कंजर्वेटिव रिजाइम्स के थ्रू। सो अब लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अटेन करने की कोशिश की इसमें फिर से। सो उन्होंने उधर बर्बन किंग्स को हटाया पावर से और लुई फिलिप को कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का हेड बनाकर रख दिया। अब ये आपने पहले भी चैप्टर्स में देखा होगा कि अगर फ्रांस में कुछ टेक प्लेस करता है तो वो इजीली पूरे यूरोप में फैल जाता है। तो वही हुआ, फ्रांस में एक रेवोल्यूशन ने टेक प्लेस किया तो पूरा यूरोप दौर उठा और सब जगह रेवोल्यूशंस ने टेक प्लेस करने लग गए। जैसे ब्रसेल्स में हुआ, बेल्जियम पहले नेदरलैंड्स का पार्ट हुआ करता था। अब जो रेवोल्यूशन ब्रसेल्स में हुआ उसने बेल्जियम को नेदरलैंड से हटा दिया। और एक और इवेंट जिसने नेशनलिस्ट फीलिंग, जो मूवमेंट्स हो रहे थे वो सब एजुकेटेड क्लास कर रहे थे। ओके, सो एक और मूवमेंट जिसने सारे एजुकेटेड क्लासेस को मोबिलाइज किया, साथ में लाया, वो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस जो एक कंट्री है वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। ऑटोमन एम्पायर तुम्हारा टर्की एरिया में हुआ करता था, अब तो वो डिफरेंट कंट्रीज में डिवाइड हो गया है। तो ये जो ऑटोमन एम्पायर था वो लार्जली मुस्लिम बेस्ड एम्पायर था, तो ग्रीस उस एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। ये जो रेवोल्यूशंस यूरोप में हो रहे हैं इंडिपेंडेंस के लिए, वो उसने ग्रीस को भी इंस्पायर किया। तो ग्रीस में भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821 में स्टार्ट हो गया। सो ये जो नेशनलिस्ट ग्रीस में था उन्हें बहुत जगह से सपोर्ट मिलने लगा। उन्हें जो ग्रीक्स एग्जाइल पे थे उनसे सपोर्ट मिला, और फिर बहुत सारे वेस्ट यूरोपियंस जो थे जिन्हें सिंपथी थी ग्रीक कल्चर से, उनसे सपोर्ट मिला, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये जो ग्रीक कल्चर है दैट्स बहुत डिफरेंट देन द नॉर्मल मुस्लिम कल्चर। सो इसीलिए उन्हें सपोर्ट किया ताकि वह अपना फ्रीडम से जी सके। और बहुत सारे पोएट्स, आर्टिस्ट, सब ने ग्रीस को ऐसे बनाया कि जैसे पूरा यूरोपियन सिविलाइजेशन ग्रीस में बेस्ड है। सो एक वॉर टुक प्लेस, एंड उसके बाद फाइनली ग्रीस को इंडिपेंडेंस कब मिला? जब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1832 साइन हुआ। अब इस पीस ट्रीटी ने क्या किया, उसने ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर रिकग्नाइज किया। तो अभी तक हमने जो जितना भी रेवोल्यूशंस के बारे में पढ़ा, नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा, उसमें हमने देखा कि मोस्टली वॉर होता है, पर वॉर एंड टेररिज्म वॉज नॉट द ओनली वे। जो नेशनलिस्ट फीलिंग था वह और भी बहुत तरीकों से स्प्रेड किया जा रहा था। एक तरीका था थ्रू कल्चर। नाउ जो कल्चर है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसे आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक ने हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में मदद। तो रोमांटिसिज्म भी एक लिटरेरी मूवमेंट था जिसने हमें नेशनलिस्ट फीलिंग्स को अराइज करने में और मदद। अब ये जो रोमांटिसिज्म एग्जैक्टली है क्या? रोमांटिसिज्म ने चिंस पर फोकस किया। उसने जो हम हमेशा साइंस, रीजन के पीछे जो भागते उसको डिस्कार्ड किया और बोला कि यू शुड फोकस मोर ऑन इमोशंस एंड फीलिंग्स बिकॉज दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दैम। और उनका एफर्ट था कि उन लोग एक नेशन को उनकी कल्चर पर उठाए। पास्ट में बहुत सारे रोमांटिक्स थे जो रोमांटिसिज्म को फॉलो करते हैं, उन्हें हम रोमांटिक्स कहते हैं। तो जैसे कि जर्मन फिलोसफर जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, उसने क्या किया, क्लेम किया कि एक ट्रू जर्मन कल्चर तभी निकलेगा जब हम कॉमन पीपल पर फोकस करें, और वो हो सकता है थ्रू फोक सॉन्ग्स, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस, बिकॉज वो ही तुम्हारा बेसिस ऑफ अ नेशन है। तो उसने
ये सब जो बेसिक कल्चर्स थे कंट्री का, उसको पॉपुलराइज करने में टाइम स्पेंड किया। एक और पॉइंट जो नेशनलिज्म को आगे बढ़ाने में मदद किया था वो था वर्नाकुलर लैंग्वेज। अब हम सब एक डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, राइट? तुम लोग कोई एसमीज बोलते होंगे, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है। तो वैसे ही जर्मनी में जर्मन बोलते थे, पोलैंड में पॉलिश बोलते थे। तो ये जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है वो सिर्फ एक एंशिएंट नेशनल स्पिरिट को अराइज करने के लिए नहीं काम आ रहा था, वो ये मैसेज को लार्ज ऑडियंसेस के पास ले जाने में मदद कर रहा था। क्यों? क्योंकि उस टाइम में हर जन को एजुकेशन नहीं मिल रही थी, राइट? सिर्फ जो वेल ऑफ पीपल थे, जिनके पास बहुत पैसा था, उन्हें एजुकेशन मिल रहे थे। तो जो पुअर पीपल था वो मोस्टली इलिटरेट थे, जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो उनके लिए ओनली मीन ऑफ कम्युनिकेशन था उनका बेसिक लैंग्वेज। सो अगर आप उनके वर्नाकुलर लैंग्वेज में कुछ सिखाओगे तो उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा, तो ज़्यादा लोगों को बात पता चलेगी ना। तो इसीलिए वर्नाकुलर लैंग्वेज का ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था। और ये जो वर्नाकुलर लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा हमें पोलैंड में दिखाई दी। उसे बहुत 18th सेंचुरी में डिवाइड कर दिया गया था बड़े पार्ट्स ने। तो पोलैंड एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पर तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो नेशनल फीलिंग्स को उन्होंने कैसे अलाइव रखा? थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज, जो उनका अपना था, विच कोई और उनसे ले नहीं पा रहा, राइट? क्योंकि आप सब पोलैंड वालों को बोल नहीं सकते कि तुम पोलिश बोलना बंद कर दो, राइट? तो अब उनमें से एक एग्जाम्पल ऐसा था कि एक ओपेरा सिंगर था, एक सिंगर जिसका नाम था कैरल कर्पन्स्की। उसने अपना नेशनल स्ट्रगल अपने म्यूजिक के थ्रू बताया, अपना फोक डांसेस को पॉपुलराइज किया और उन्हें नेशनल सिंबल्स में बनाया। अब ये वर्नाकुलर लैंग्वेज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो जब पोलैंड को रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था, तो रशिया ने फोर्स किया सारे पोलैंड के लोगों को कि तुम रशियन लैंग्वेज में सब कुछ करो, जैसे टीचिंग, रिलीजियस एक्टिविटीज, सारा सब कुछ रशियन में होना चाहिए, कुछ भी पोलिश में नहीं होना चाहिए। तो जब रेबेलियंस, हमने अभी पढ़ा, रेवोल्यूशन स्टार्टेड टेकिंग प्लेस 1830 में फ्रांस में, तो वो पोलैंड में भी आया कि फ्रांस में बात बनी है तो हम भी यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो उन लोग ने अपना लैंग्वेज को एक हथियार बनाकर अटैक किया। तो जो प्रीस्ट ये सब थे, उन लोग ने क्या किया, उन लोग ने पोलिश में अपना प्रीचिंग फिर से स्टार्ट कर दिया। अब अगर उन लोग ने पोलिश में स्टार्ट कर दिया तो उन्हें पनिशमेंट मिलने लग गई। तो रशिया के जो सोल्जर्स थे, उन्होंने ये जो पोलिश पीपल थे जो सुन नहीं रहे थे बात उनका, उन्हें सर्बिया भेज दिया या जेल भेज दिया, ताकि उन्हें लोगों को पता चले कि अगर तुम रशियन गवर्नमेंट को डिफाई करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। तो यूज ऑफ पोलिश एज अ लैंग्वेज एक सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस के तौर पर आया। ओके, नाउ अनदर कॉज जो हमारे रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाया है वो था हंगर हार्डशिप। सो 1830s में यूरोप में बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप्स चल रहे थे, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था, तो उनके पास जॉब सीकर्स ज्यादा थे, जिन्हें जॉब की जरूरत थी, उनका नंबर बढ़ते जा रहा था, पर जॉब्स का अवेलेबिलिटी कम होते जा रहा था। ठीक है, तो सिटीज के बाहर आपके स्लम्स बनने लग गए। स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो टाउन्स में आप काम कर रहे थे, उन्हें फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट्स से कम्पीट करना पड़ रहा था। और जहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड्स और लैंडलॉर्ड्स का सिस्टम अभी भी प्रेवलेंट था यूरोप में, वहाँ पर जो पेजेंट्स थे उन पर सारा टैक्सेस ये सब का बोझ आ बैठता था। तो ये सब ने बहुत अनरेस्ट और बहुत हार्डशिप बनाए पूरे यूरोप में। 1848 एक ऐसा ही साल था, उसमें एक बहुत फूड शॉर्टेजेस बढ़ गए और वाइड बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट केसेस आने लग गया, जिसकी वजह से पेरिस पूरे स्ट्रीट्स पर आ गए। सारा पॉपुलेशन पेरिस का अब स्ट्रीट्स पर रहने के नतीजे पर पहुंच गया। और हमने पहले पढ़ा था कि कैसे लुई फिलिप को थ्रोन पर ला दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की के लिए फ्रांस में। तो लुई फिलिप को भागना पड़ा अपने खुद के कंट्री से, क्योंकि सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी। और एक जो नेशनल असेंबली था, उसने इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक रिपब्लिक को प्रोक्लेम, वो था कि जितने भी सारे मेल अडल्ट थे जो 21 ईयर्स एंड अबव थे, उन्हें गारंटीड वर्क मिलेगा। और नेशनल वर्कशॉप्स को भी सेटअप किया ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। अब अर्ली 1845 में हुआ क्या, सिलेसिया एक सिटी था, उसके जो वीवर्स थे उन्होंने क्या
किया, अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो उन्हें रॉ मटेरियल्स देते हैं जैसे कि क्लॉथ एंड वीविंग प्रोडक्ट्स, वो सब के अगेंस्ट उन्होंने रिवोल्ट किया, क्योंकि उन्हें रॉ मटेरियल्स दिया जा रहा था और वो अपना फिनिश प्रोडक्ट्स उन्हें तो दे ही रहे थे, पर उन्हें अच्छा खासा पेमेंट नहीं दिया जा रहा था। जो उन्हें पूरा पेमेंट प्रॉमिस किया गया था वो उसे नहीं मिल रहा था, इसीलिए वीवर्स तंग आकर उन्होंने रिवोल्ट किया। अब एक राइटर, एक जर्नलिस्ट जिसने ये पूरा सीन को विटनेस किया, उसने एक पेपर पे लिखा, ऐसे डिस्क्राइब किया कि बहुत बड़ा वीवर्स का एक क्राउड अपने घरों से निकले और कॉन्ट्रैक्टर के जो मैंशन था उसमें गए और उन्होंने बहुत दम लगाकर वेजेस के लिए डिमांड की। अब एक को देखकर दूसरा ग्रुप भी उठा ना, एक और ग्रुप उधर अपने कॉन्ट्रैक्टर के घर गया और उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने उनका फर्नीचर तोड़ा, उनका विंडोज तोड़ा, उनका सारा जो शो पीस ये सब था सब तोड़ने लग गए, ठीक है। और एक और ग्रुप ने स्टोर हाउस को बिखेर दिया, सारा सामान को फाड़ फेंक कर एकदम यूज के नालायक बना दिया। और फिर ये जो कॉन्ट्रैक्टर था वो तो अपने भाग गए डर के मारे और वो दूसरे विलेज में चले गए। अब दूसरे विलेज ने भी उन्हें शेल्टर देने से मना कर दिया, क्योंकि वो ऐसे आदमी को क्यों अपने साथ रखे जो अपने कारीगरों को ही पैसा नहीं दे रहा। तो वो 24 घंटे बाद फिर से लौटा और इस बार वो एक आर्मी लेकर आता है। और ये जो आर्मी हुआ उसके बाद लड़ाई हुई तो उसमें 11 वीवर्स को गोली लगकर वो मर गए। उस शूटिंग में 11 वीवर्स को गोली लग गई थी। अब ये रेवोल्यूशंस तो हमने देखा कि पुअर क्लासेस में हो रहे थे, जैसे पेजेंट्स लोगों के बीच में हो रहे थे, पर उनके साथ ही जो एजुकेटेड क्लास था वहाँ भी रिवॉल्ट्स होना शुरू हो चुका। तो ये जो एजुकेटेड क्लास थे उन लोग बेसिकली नहीं लड़ रहे थे, उन्हें अब गवर्नमेंट में चेंजेस चाहिए थे। तो जो फ्रांस में फरवरी जो 1848 में जो फूड शॉर्टेज हुआ था, उसके बाद जो एजुकेटेड क्लास था उन्होंने एक रिपब्लिक पर फोकस करना चाहा। वो चाहते थे कि मोनार्की को हटाया जाए कम्प्लीटली और एक रिपब्लिक को उठाया जाए जो मेल सफरेज, यूनिवर्सल मेल सफरेज पर बेस्ड। और यूरोप के अदर पार्ट्स, फ्रांस एक इंडिपेंडेंट कंट्री था पर हर एक कंट्री उस टाइम इंडिपेंडेंट नहीं था, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड एंड ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर, ये सब अभी भी डिपेंडेंट स्टेट्स थे, वह कोई और एम्पायर का पार्ट थे। तो वहां पर मेन और वुमेन ने क्या किया, जो मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोग थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिमांड करने लग गए। तो उन्होंने ये जो अनरेस्ट क्रिएट हुआ था रिवॉल्ट्स की वजह से, उसे अपना एडवांटेज बनाकर एक नेशन स्टेट के लिए डिमांड करने लग गए। तो उन्हें अब चाहिए था पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम हो, ये सब हो। अब हम एक एग्जाम्पल पर देखते हैं। जर्मन रीजन्स तो था, उसमें क्या हुआ, अब मिडिल एजुकेटेड क्लास और प्रोफेशनल्स ने डिसाइड किया अब हमें एक जर्मन नेशनल असेंबली की जरूरत है। तो मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक चर्च में, फ्रैंकफर्ट के एक चर्च कॉल्ड द सेंट पॉल में एक पार्लियामेंट्री कन्वेंशन किया। मतलब कि सब उधर जो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे पीपल के, उन्होंने वहां पर मिला और कुछ डिसीजंस लिए। अब ये जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का सोचा और वो चाहते थे जर्मन जो नेशन है उसमें क्या हो कि जो मोनार्की हो वो पार्लियामेंट को सब्जेक्ट हो, मतलब कि मोनार्की अपने हर एक एक्शन के लिए पार्लियामेंट पर रिस्पॉन्सिबल हो। तो उन्होंने ये मोनार्की का क्राउन फेडरिक विलियम द फोर्थ किंग ऑफ प्रशिया को दिया। पर ये जो किंग था उसने बोला मैं पार्लियामेंट पर सब्जेक्ट क्यों, मैं उनका क्यों सुनूं, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और वो दूसरे मोनार्क्स के पास चले गए ताकि वह ये एसोसिएशन को अपोज कर सके। तो अब ये ऑपोजिशन बढ़ते गया और इनका जो बेस था मिडिल क्लास लोगों का वो नीचे गिरते रहा। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं, उनके पास अब ये आ गया था कि वो पार्लियामेंट रूल करने वाले हैं, राइट। तो उनको बहुत घिन आ रही थी वो डिमांड्स ऑफ वर्कर्स से और आर्टिशन से। और अगर आप लोअर कास्ट को नहीं सपोर्ट करोगे तो वो आपको क्यों सपोर्ट करेंगे, राइट। सो उन सब ने वर्कर्स और पेजेंट्स का वोट हार गए। और एंड में क्या हुआ, अब अगर कोई उसको वोट नहीं दे रहे तो ये पार्लियामेंट का मतलब क्या। तो फाइनली ट्रूप्स को बुलाया गया, आर्मी को बुलाया गया और ये असेंबली को डिस्बैंड कर दिया गया। अब यहाँ तक हमने मेनली मेन के बारे में बोला है। तो एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन बहुत कंट्रोवर्शियल था उस पॉइंट लोगों को लगता था कि विमेन घर में अच्छे लगते हैं, उन्हें पॉलिटिकल राइट्स की जरूरत नहीं। पर अब जब सबको इक्वली एजुकेट कर रहे हो तो विमेन को भी राइट्स देना जरूरी है या नहीं है। तो विमेन ने अपना खुद का पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म करने लग गए, उन्होंने न्यूज़पेपर्स ढूंढा और वह खुद का ही पॉलिटिकल मीटिंग्स करने लग गए ताकि वह भी अपना पॉलिटिकल वॉइस दे सके। पर ये सब होने के बावजूद इवन दो
उन्होंने इतना मेजर रोल प्ले किया ये असेंबली को बनने में, उन्हें राइट्स नहीं दी गई। तो जब ये फ्रैंकफर्ट में चर्च ऑफ सेंट पॉल में जब नेशनल असेंबली कन्वीन हुई, तो वुमेन को ऑब्जर्वर्स की तरह गैलरीज में दिया गया, उन्हें एक्टिव पार्टिसिपेशन का कोई हक नहीं दिया गया। अब जब लिबरलिज्म वाले आगे बढ़ रहे थे तो कंजर्वेटिव फोर्सेस भी नामुमकिन हो रहा था उन्हें ये लिबरल मूवमेंट्स को सप्रेस करना, पर उन्होंने थोड़ा बहुत तो सप्रेस किया, पर उन्हें ये समझ में आ गया कि वह पुराने तरीकों से नहीं जा सकते। मोनार्क्स को यह रियलाइज होने लग गया कि उन्हें अब चेंजेस लाने पड़ेंगे शासन में, पर ना ऐसे नहीं चलते रहेगा। तो बहुत 1848 के बहुत बाद मोनार्क्स ने डिसाइड किया कि उन्हें अब थोड़ा फ्रीडम देना होगा लोगों को। तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाने लगे, जैसे उन्होंने सर्वडम हटा दी, बॉन्डेड लेबर हटा दिया, और हैब्सबर्ग के जो रूलर्स थे उन्होंने हंगेरियंस को और ज्यादा पावर भी दे दिया। और इससे वी एंड द टॉपिक। थैंक यू।